नमस्कार दोस्तों, परीक्षार्थियों और भावी अध्यापकों, एक बार फिर से आपको मेरा तहे दिल से नमस्कार। और मैं कामना करती हूँ कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, सर्दी के साथ साथ पढ़ाई का भी आनंद ले रहे होंगे और यूट्यूब को भी सर्च कर रहे होंगे, देख रहे होंगे स्टेट में क्या क्या है, कहाँ से आएगा क्या। ज़्यादा जो है ना, आपको संशय में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अपनी तैयारी प्रॉपर रखिए, जो भी पढ़ो वो अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और पूरी तरह पढ़ो। चलिए, इसी में एक हम अध्याय जोड़ते हैं और वो है हमारा +2 के जो शेष कवि रहते हैं उनके बारे में जानकारी, कवि और उनकी कविताओं के बारे में मुख्य मुख्य बात लेते हैं। अब आइए, हमारा कवि है फिराक गोरखपुरी। इससे पहले आगे बढ़े, जल्दी से आप जो है ना शेयर करो अपना वीडियो ये, और लाइक करो, और जो नए बंधु आए हैं वो सब्सक्राइब करो। चलिए जी, यही तो प्रोत्साहन आपका जो मुझे हर रोज़ जो है ना वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। फिराक गोरखपुरी जी के बारे में देखते हैं हम। इनका मूल नाम जो है वो रघुपति सहाय फिराक था। ध्यान से करना, आप कोई मूल नाम तो अच्छे से कर लो। इनका जन्म अगस्त 1896 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुरे में हुआ था। गोरखपुर के कारण ही इनको फिराक गोरखपुरी कहा जाता है। एक अमीर परिवार से संबंध थे। उर्दू कविता के प्रति उनके मन में छोटी आयु से ही रुझान था। बाल्यावस्था से ही वो उर्दू कविता लिखनी आरंभ कर दी थी उन्होंने। वे शाहिर जो है वो हमारे बहुत बड़ी जो है शायर हुए हैं। इकबाल, फैज, कैफी आजमी, यानी कि सारे जो है ना हमारे कवि है ये, इनसे बहुत अधिक प्रभावित थे। रामकृष्ण की कहानियों से आरंभ करने के बाद उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी में जो है ना शिक्षा ग्रहण की। पढ़ाई में बहुत ही योग्य विद्यार्थी थे। 1917 में वे, ये देखिए, फिराक गोरखपुरी जो थे वो डिप्टी कलेक्टर यानी कि डीसी के पद के लिए चुने गए। परंतु स्वराज्य आंदोलन 1917 में, बहुत बड़ी बात होती थी ये, परंतु स्वराज्य आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने 1918 में इस पद से त्यागपत्र दे दिया। एक ही साल कार्य किया, यूं मानो एक भी नहीं पूरा। 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण सीधे कूद पड़े आंदोलन में, तो इस कारण इन्हें जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे। और गुल्ले नगमा इनकी जो रचना है उसके लिए इन्हें क्या दिया, साहित्य अकादमी, इनको पुरस्कार दिया गया गुल्ले नगमा के लिए। याद करने वाली बात है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पे मिला, गुल्ले नगमा पर। और ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार गिने चुने से लेखक और कवियों को मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार है, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड है, ये भी बहुत सारे ही जो पुरस्कार हैं इनके बहुत बड़े बड़े पुरस्कार है, सोवियत लैंड नेहरू और ज्ञानपीठ। और सन 1983 में इनका निधन हो गया। अब आप ये ध्यान रखना, ये डीसी बने थे आज़ादी से पहले, और जो है ये आज़ाद हो गया भारत, और उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी प्राध्यापक यानी कि लेक्चरर रहे। अब इनकी जो रचनाएं हैं वो क्या है, गुल्ले नगमा, बज़्म जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गजल गोई, ये इनके संग्रह है। अब आगे देखिए, हमारी जो यहाँ है फिराक गोरखपुरी की जो है इसमें वो है जो रचना, उसकी बात कर लेते हैं। उसके कारण जो आया, फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या था, ये किसी 2018 के पेपर में शायद पूछा गया है। इनका मूल नाम जो है ना यहाँ पर जितना दिया गया है, रघुपीर सहाय फिराक ऐसे भी दे सकते थे, लेकिन यहाँ सिर्फ रघुपति सहाय दिया है, तो रघुपति सहाय ही करेंगे हम। रघुपति लाल, रघुपति राम, रघुपति गुप्ता ऐसा नहीं था, रघुपति सहाय फिराक था इनका नाम। फिराक गोरखपुरी किस पद के लिए चुने गए थे, ये डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए चुने गए थे। उसके बाद अगला देखिए, हमारा तीसरा प्रश्न, फिराक गोरखपुरी ने डिप्टी कलेक्टर के पद से त्यागपत्र क्यों दे दिया था। अभी पढ़ा हमने, स्वराज्य आंदोलन में भाग लेने के कारण त्यागपत्र दे दिया था वह। एक प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, स्वराज्य आंदोलन में सीधे कब कूद पड़े थे, 1920 में स्वराज्य आंदोलन में, और उसी के कारण उनको जेल गया था। फिराक गोरखपुरी ने किस वर्ष डिप्टी कलेक्टर से त्यागपत्र दिया था, 1918 में। उन्होंने 17 में चुने गए थे, 18 में त्यागपत्र दे दिया। फिराक गोरखपुरी को जेल की यात्रा क्यों जाना पड़ा, स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण 1920 में इन्हें जेल जाना पड़ा था। फिराक गोरखपुरी कितने वर्ष जेल में रहे, अभी पढ़ा हमने, 1.5 वर्ष जो है ना ये जेल में रहे। फिराक गोरखपुरी ने किस विषय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो है इन्होंने अध्यापकी या प्राध्यापक नियुक्त हुए। फिराक गोरखपुरी का निधन कब हुआ, अब यहाँ पे जो इनका निधन है 1983 में हुआ था, ये आएगा। तो उसके बाद अगला देख लीजिए, हमारा अगला प्रश्न क्या है, 9वां प्रश्न, बज़्म जिंदगी के रचयिता कौन है। अभी तो पढ़ा है हमने, फिराक गोरखपुरी इसके रचयिता है। फिराक गोरखपुरी ने किस भाषा में काव्य की रचना की, उर्दू भाषा में इनका जो है ना काव्य लेखन था। आंगन के लिए चांद के टुकड़े को, अब यहाँ पर ये कविता है हमारी, रुबाइयाँ। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को गोदी में लहराती है। माँ का जिक्र है जो अपने बच्चे को चांद का टुकड़ा मानती है। तो यहाँ पर किसको, चांद का टुकड़ा पंक्ति में किसको लक्ष्य करके, यानी कि अपने बच्चे को, बालक को।
बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे में कौन सा, की तरह जब आ जाता है तो हमारा कौन सा अलंकार होता है, की तरह आ गया, यानी कि उपमा कर दी। जो हमारे राखी के लच्छे हैं उनको बिजली की तरह चमका दिया, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, राखी के लच्छों की बात थी ये। उसके बाद अगला है दिवाली का जिक्र है इसमें। इसमें जो है वो रक्षाबंधन का जिक्र है, दो त्योहारों का जिक्र है इस कविता में। उसके बाद है रुबाई में कितनी पंक्तियों का प्रयोग होता है। रुबाई में 4 पंक्ति होती है, 3 के बाद जो है एक अलग आती है और फिर चौथी वैसी होती है। इस प्रकार रुबाई एक छंद है ये। तो रुबाइयों में 4 प्रकार की जो है वो पंक्तियां, 4 पंक्तियां होती है। तारों का आंखें झपकाना में कौन सा अलंकार है। तारे आपके आंखें झपकावे है, जर्रा जोर जर्रा सोवे है, इस प्रकार है इनका। तो तारों का आंखें झपकाना क्या है, तारे तो टिमटिमाते रहते हैं, वो कभी आंखें नहीं झपकाते, यानी कि वो कभी भी अदृश्य नहीं होते। तो यहाँ पर कवि ने उनको अदृश्य कर दिया कि तारे भी थोड़ी थोड़ी देर के लिए अदृश्य हो रहे हैं, इनकी आंखें झपका रहे हैं। तो विरोधाभास अलंकार है। विरोध चीज को जब एक दूसरे से सामंजस्य ना होने वाली चीज को जब हमारा कवि कविता में ले आता है तो कौन सा हो जाता है, एक तो विरोधाभास अलंकार है। इसमें एक अलंकार और है इसमें, और वो कौन सा है, चलिए पहले इसी को देखते हैं। इसमें तारे आंखें झपकाए कौन सा अलंकार है, तारों का आंखें झपकाना मानवीकरण अलंकार है इसमें पहली श्रेणी का। तो यहाँ पे देखिए ये विरोधाभास तो हम बाद में करेंगे यहाँ पे, लेकिन तारों से आंखें झपका दी, उसमें मानवीय क्रियाओं का आरोप कर दिया। तो इसका उत्तर हमारा क्या रहेगा, डी ना करके इसका उत्तर हम क्या करेंगे। अगर मानवीकरण दे रखा तो मैंने पढ़ा नहीं था इसीलिए दोबारा लिया मैंने, यानी कि ए मानवीकरण अलंकार आएगा इसमें, ये नहीं आएगा। ठीक है, ये दूसरी श्रेणी का अलंकार है। उसके बाद है गजल के रचयिता का नाम क्या है। गजल किसने लिखी है ये, यहाँ पर हमारा आ जाएगा फिराक गोरखपुरी ने, सी आएगा 15वें का। 16वां देख लीजिए, अगला प्रश्न है हमारा, क्या कहता है, गोदी का चांद से क्या अभिप्राय है। गोदी में चांद के टुकड़े को लिए लहराती है, यानी गोदी का चांद का टुकड़ा क्या है, सुंदर लड़का सुंदर लड़की संतान आकाश का चांद, यानी कि संतान से अभिप्राय है, लड़का लड़की से मतलब नहीं है। चांद का टुकड़ा में कौन सा अलंकार है, का के की, मैंने पहले भी बताया है, जब आपका चांद रूपी यानी कि चांद रूपी टुकड़ा यानी कि चांद के टुकड़े को ही बच्चा मान लिया है तो रूपक अलंकार है, भेदारोपण कर दिया है। फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयों में किस रस का परिपाक हुआ है। अब यहाँ पर एक माँ जो है अपने बच्चे को गोदी में लिए लहरा रही है, सारी उसकी क्रियाएं दिखाई है। तो अगर वात्सल्य नहीं होता तो हम श्रृंगार करते, लेकिन यहाँ वात्सल्य दिया हुआ तो इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे वात्सल्य रस दिया है। रक्षाबंधन का त्योहार कब आता है, सावन के महीने में आता है। तो यह रक्षाबंधन के त्योहार का भी जिक्र है। अब रक्षाबंधन के त्योहार में कहता है कि रस की भरी पुतली लाई गई है, बिजली के लच्छे की तरह राखी चमक रही है। तो किसका प्रतीक होता है, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक होता है रक्षाबंधन का त्योहार। किस्मत हमको रोले हैं, हम किस्मत को रोले हैं। कवि कहता है कि दोनों को एक काम, आजकल हम दोनों को एक काम मिला है, किस्मत हमको रोले में है, हम किस्मत को रोले हैं, यानी कि किस्मत उनको रोती है और वो किस्मत को रोते हैं कि काम तो यह के है। देखिए इसमें क्या दिया, अन्योक्ति अलंकार नहीं, क्योंकि अपने बारे में कहा है। अब इसमें विरोधाभास अलंकार पहले इसमें है, तो मानवीकरण अलंकार भी किस्मत को रुला लिया, लेकिन यहाँ पर क्या है, पहला क्या आता है, विरोधाभास अलंकार आता है इसमें, क्योंकि किस्मत कैसे रोती है, किस्मत जो है कवि को रोती है और कवि किस्मत को, दो विरुद्ध चीजें एक में एक भी हो सकती है, दोनों नहीं हो सकती। तो विरोधाभास अलंकार है यहाँ पे बी। और दूसरी श्रेणी का एक और अलंकार है, किस्मत को रुला दिया, किस्मत का मानवीकरण कर दिया यहाँ पे, तो मानवीकरण, लेकिन ये दूसरी श्रेणी का आता है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा हमें, जब हम अर्थ स्पष्ट करते हैं तो ये बात स्पष्ट हो जाती है। उसके बाद अगला देख लीजिए, कवि किस प्रकार अपना दुख कम करता है। कवि अकेले में रहकर रोत कर अपना दुख दूर करता है, तो यहाँ पर सी आ जाएगा इसका। फिराक गोरखपुरी की गजलों में किसकी गजलें बोलती है, कहता है मीर की गजलें बोले हैं। वो अपनी गजलों में कहता है कि लोग कहते हैं कि ये तो मीर की गजलें हैं, तो मीर की गजलों जैसा उसमें जो है आकर्षण है उसकी गजलों में। अगला हमारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फिराक गोरखपुरी को किस सभा में मनोनीत किया था। अब मनोनीत करने की जब बात आती है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की सेंटर लेवल पे, तो किसमें किया था, लोकसभा में तो बहुत कम मनोनीत होते हैं। इस प्रकार के जो है हमारे साहित्यकार जो है और भी किसी क्षेत्र में काम करते हैं वो राज्यसभा में मनोनीत होते, क्योंकि 12 सदस्यों का मनोनयन हो सकता है उसमें। फिराक गोरखपुरी का जन्म कहाँ हुआ था, गोरखपुर में हुआ था इनका जन्म, फिराक गोरखपुरी जी का। उसके बाद जो है हमारा अगला कवि है उमाशंकर जोशी जी। उमाशंकर जोशी को देख लेते हैं, इनके बारे में भी प्रश्न 1-2 आए हुए हैं पिछले पेपरों में, तो इसलिए इनके कवि परिचय को भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे और आगे फिर इनकी कविता की बात करेंगे। तो कवि परिचय में क्या है देखिए, उमाशंकर जोशी
का जन्म 12 जुलाई 1911 को गुजरात में हुआ था। उन्होंने 20वीं जो सदी की गुजराती कविता तथा साहित्य को नई भंगिमा तथा नया स्वर प्रदान किया था, एक नया रूप इन्होंने जो ना उसको दिया था। भारतीय साहित्य में उनका साहित्य जो है वो अवदान विशेष महत्व रखता है। उन्हें भारतीय संस्कृति और परंपरा का समुचित ज्ञान था। सबसे पहले उन्होंने कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम को भवभूति के उत्तर चरित्र का गुजराती भाषा में, पहले उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत ही चर्चित जो है था नाटक, उसका उन्होंने हिंदी रूपांतरण किया और उसके बाद उन्होंने जो है वो भवभूति का, ये भी संस्कृत का था, इन्होंने उत्तरा चरित्र का गुजराती अनुवाद किया। एक कवि के रूप में उन्होंने गुजराती कविता को प्रकृति से जोड़ा और पाठक को अपनी ओर सहज आकर्षित किया, अपने अनुभव से परिचित करा। जोशी जी देश प्रेम की भावना उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। भारत की आज़ादी की लड़ाई से उनका गहरा रिश्ता रहा है, इसके लिए उनको जेल भी जाना पड़ा है। वे एक प्रसिद्ध कवि, विद्वान, लेखक, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और दिसंबर 1988 में इस गुजराती साहित्यकार का निधन हो गया था, यानी कि इस प्रकार का इनका जीवन था। इनकी भाषा सहज सरल थी, ये यथार्थ से जुड़े हुए थे, वास्तविकता का ज्ञान इन्होंने कराया। पुरस्कार इनको 1968 में जोशी जी को गुजराती साहित्य परिषद के अध्यक्ष बने। 1978 में जिसे 82 तक वे साहित्य अकादमी के अध्यक्ष रहे। 1970 में वो गुजरात विश्वविद्यालय के उप कुलपति बने, वाइस चांसलर। 67 में उन्हें गुजराती साहित्य के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है इनको। मैंने कहा कि गिने चुने लोगों को ही हुआ ज्ञानपीठ पुरस्कार। सन 1973 में सोवियत लैंड पर नेहरू पुरस्कार, ये भी बहुत बड़ा पुरस्कार है, ये भी इन्हें मिला है। तो ये इस प्रकार ये विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे और विभिन्न पुरस्कार मिले इन्हें। इनकी प्रमुख रचनाएं काव्य संग्रह विश्व शांति, गंगोत्री, निशिथ, प्राचीना, आतिथ्य, वसंत वर्षा, महाप्रस्थान, अभिज्ञा, ये अभिज्ञा नाट एकांकी है, ये इनकी रचनाएं हैं। काव्य संग्रह पिछले। कहानी क्या है? सापना भारा तथा शहीद, ये इनकी कहानी है, संग्रह है। श्रावणी वेणो एवं विषामो, ये इनके जो है उपन्यास है। पारकंजा इनका निबंध संग्रह है। गोष्ठी, उघाड़ी बारी, कलांत कवि और महारा सोनेट, ये सोनेट छंद के बारे में इन्होंने। स्वपन प्रयाग, ये इनके संपादन है, इनका इन्होंने संपादन किया है। तो इस प्रकार इनके नाम बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत सारे संपादन है, उपन्यास है, सारी लेखनी, तो बहुओं की प्रतिभा के धनी थे। अब देख लीजिए उमाशंकर जोशी की जो कविता है जिसके प्रश्नोत्तर कर लेते हैं हम। 1947 में उमाशंकर जोशी ने किस पत्रिका का संपादन, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब उन्होंने संस्कृति पत्रिका का संपादन किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से करना है हमें बहुत ध्यान से। उसके बाद अगला देख लीजिए, दूसरा, उमाशंकर जोशी का निधन कब हुआ था? 1988 में उनका निधन हुआ था, दिया जाएगा। विश्व शांति के कवि का क्या नाम है? विश्व शांति के कवि का नाम उमाशंकर जोशी जी है। उसके बाद अगला प्रश्न, गंगोत्री के रचयिता का नाम भी क्या आ जाएगा? अभी भी पढ़ा हमने, उमाशंकर जोशी। उसके बाद विषामो उपन्यास के लेखक उमाशंकर जोशी। यहाँ तो हमें बड़ा इजी लग रहा है, लेकिन अलग से कहीं पढ़ेंगे तो जब तक ये याद नहीं होगा हम कर नहीं पाएंगे। शहीद किस विधा की रचना है? कहानी है शहीद, यानी कि बी। श्रावणी मेणो किस विधा की रचना है? यानी कि श्रावणी, पीछे हमने अभी भी पढ़ा है श्रावणी मेणो, उनकी किस विधा की रचना है? यह एक उपन्यास है उनका। उसके बाद पारकंजा किस विधा की है? यह एक निबंध है पारकंजा। 1973 में उमाशंकर जोशी को कौन सा पुरस्कार मिला था? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था 1973 में इनको। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, जोशी जी की किस साहित्य के बेजोड़ निबंधकार है? यानी कि कौन सा ऐसा साहित्य है जिसके वो बेजोड़ निबंधकार है? अब देख लिए गुजराती साहित्य के, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा, नई दिशा दी इन्होंने गुजराती साहित्य को। कल्पना के रसायनों को पी में कौन सा अलंकार है? अब जब मैंने कहा कि की को जब आ जाता है कल्पना रूपी रसायन को पी कर तो रूपक अलंकार होता है, यानी कि बी। काव्य रचना की रस धारा कब तक बनी रहती है? अनंत काल तक बहती है। नकद फसल, एक जो फसल उगती है, बोती है, काट लेते हैं, चक्कर खत्म हो जाता है, लेकिन काव्य तो ऐसी फसल है जो एक बार बोई जाती है तो अनंत काल तक बनी रहती है। तो काव्य रचना की रस धारा की बात हो रही है यहाँ पे। कवि ने कागज की तुलना किससे की है? छोटा मेरा खेत चुकोना, कागज का एक पन्ना, यानी कि खेत, छोटे खेत से की है उन्होंने, कागज का एक पन्ना। उसको कहता है जिस प्रकार किसान खेत में बीज बोता है, काटता है, उगाता है, इसी प्रकार
मैं भी अपने कागज रूपी खेत पर लेखनी से रचनाएं लिखता हूँ। और कहता है फसल तो एक बार कट जाती है और उसका चक्र खत्म हो जाता है, लेकिन रचनाएं एक बार लिखी जाती है तो वो कभी भी अनंत काल तक वो रस रूपी आनंद प्रदान करती है, कभी खत्म नहीं होती। नभ में पाती भरे बगुलों के पंख, ये भी एक छोटी सी कविता है इनकी। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बिंब योजना के बहुत ही सुंदर जो ना बिंब इन्होंने दिया है, बिंब योजना के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे लगता है जैसे हम आकाश में जो ना बगुले पंक्तिबद्ध होकर उड़ रहे हैं, उनको हम देख रहे हैं, उनकी परछाई हम महसूस कर रहे हैं। इस प्रकार का वर्णन है कि हमें महसूस होता है। आगे देखिए, कवि विचारों का बीज बोकर कौन सा रसायन पीता है? कल्पना रूपी रसायन को पीकर वह बीज बड़ा हो गया। तो कल्पना का रसायन पिलाता है विचारों रूपी बीज को। तो इस प्रकार हमारी ये कविता थी, ये कवि की कुछ यहाँ पर प्रश्नोत्तर थे। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। उम्मीद है आपने पसंद के साथ साथ लाइक भी किया होगा और शेयर भी किया होगा। तो इस प्रकार हमारी ये वीडियो संपन्न हुई। चलिए दूसरी वीडियो में फिर जल्दी हाजिर होंगे। तो देखते रहिए और पढ़ते रहिए और दुगनी तिगनी चौगनी जितनी कर सकते हो मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।